बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था और जो आया था V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। दो कंडीशन भी मैंने उसमें देखी थी। पहली कंडीशन थी एक्सल लाइन पर, तो बच्चों एक्सल लाइन पर हमने थीटा की वैल्यू 0 पुट की थी तो आंसर आया था KP अपॉन R स्क्वायर। और इक्वेटोरियल लाइन पर आपने थीटा की वैल्यू 90 पुट की थी तो आपका आंसर आया था 0। क्लियर है? उसी पर बेस्ड मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मैं एग्जाम्पल नंबर 3.1 से 3.5 तक आपको करवा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.6 की। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3.6 क्या कह रहा है, पढ़ें। आपके पास में दो चार्ज हैं। पहला चार्ज है 8 × 10⁻⁻19 कूलाम और दूसरा चार्ज है बच्चों -8 × 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब मैं दो चार्ज बनाऊं, अगर यहां ध्यान से देखो, पहला तो ले लो आप -8 × 10⁻⁻19 कूलाम और दूसरा है +8 × 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान से देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन चुका है। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कंडीशंस क्या होती है कि चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम हो, दिख रहे हैं आपको, और साइन कैसे हो, उनके अपोजिट। इनके जो बीच की डिस्टेंस दी हुई है वो है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। 2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो स्मॉल डिस्टेंस है बीच की। मतलब अगर मैं इसको नाम दूं A और इसको नाम दूं B, तो बच्चों A भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। A भी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। बोल रहा है कि ये जो डाइपोल है इससे 4 × 10⁻⁻6 मीटर डिस्टेंस पर, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल r बोलते हैं, वो है 4 × 10⁻6 मीटर। हमें पोटेंशियल निकालना है, V की वैल्यू निकालनी है। 3 क्वेश्चन है। नंबर पहला बोल रहा है एक्सल लाइन पर, सेकंड आपसे बोल रहा है इक्वेटोरियल लाइन पर, और थर्ड आपसे बोल रहा है बच्चों थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर। ध्यान से सवाल देखना सब। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सवाल में गिवन था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मुझे दिया हुआ है, चार्ज के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, सेम है दोनों, और साइन कैसे हैं उनके अपोजिट, और बीच की जो डिस्टेंस है जिसे मैं 2a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो मुझे दे रखी है, और सेंटर से डिस्टेंस r दे रखा है। B निकालना है, पहला एक्सल पर, दूसरा इक्वेटोरियल पर, और तीसरा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर। तो हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूं तो फॉर्मूला है बच्चों V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यही तो आया था फर्स्ट पॉइंट। हम बात करें एक्सल लाइन की, एक्सल पॉइंट की बात करूंगा बच्चों, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0, और जब इसमें थीटा 0 जमा दूंगा तो V इक्वल टू आएगा KP अपॉन R स्क्वायर। के तो मैं जानता हूं 9 × 10 to 9, R में जानता हूं, पर मुझे क्या नहीं पता P। तो P का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q × 2a अपॉन R स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज आप जानते हो, K की जगह 9 × 10⁻9, Q मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो ये आएगा बच्चों 8 × 10⁻⁻19। 2a, व्हाट इज 2a, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ये है 2 × 10⁻10, पूरे 2a की वैल्यू है बच्चों ये, अपॉन R स्क्वायर। R है मिड पॉइंट से डिस्टेंस, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और -6 हो जाएंगे -12। कहानी समझ में आई? देखो 8 2 जा 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू बची वो कितनी बची बच्चों, ऊपर तो बचा हुआ है 9 × 10 की पावर, देखो -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, 12 और 9 21, 21 में से -19 गई तो 2, और -10 गया तो -8। ये आपका आंसर है वोल्ट में। उस डाइपोल की वजह से जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपको एक्सल लाइन पर
पोटेंशियल चाहिए तो बच्चों आंसर आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -8 वोल्ट। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, कहां निकालना है दूसरे क्वेश्चन में बच्चों मुझे? एक्सल क्लियर, इक्वेटोरियल लाइन पर। आप याद करो इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा की वैल्यू 90 पुट की थी हमने। जब हमारा जो पॉइंट पी है, यहां से पॉइंट लिया करता था ना मैं, याद करो ओ से पॉइंट पी और ये डिस्टेंस आर, ये एंगल थीटा, तभी तो ये फॉर्मूला आया था। इसके लिए ये तो फॉर्मूला आता है। तो अगर ये इक्वेटोरियल पर हो जाए तो क्या थीटा 90 पुट हो जाएगा? और जैसे ही आप थीटा 90 पुट करोगे बच्चों v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। और कॉस 90 कितना आता है? 0। मीन्स जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा? 0। एक्सल लाइन पर कितना आएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर -8 वोल्ट। और इक्वेटोरियल लाइन पर वो कितना आएगा बच्चों? 0। क्लियर है यहां तक? और बात करें कंडीशन नंबर 3, थर्ड कंडीशन है एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 जमा के देख लो। v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर में वैल्यू जमानी है। p की जगह चाहूं तो q इंटू 2a कॉस 60 अपॉन आर स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करो। k तो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज का मैग्नीट्यूड है 8 इंटू 10 टू द पावर -19। 2a है 2 इंटू 10 टू द पावर -10। आर स्क्वायर है 16 इंटू 10 टू द पावर -12। और cos 60 1/2, तो 1 ऊपर और 2 नीचे। ये समझ में आ गया होगा। देखो 8 2 जा 16 ने 16 को कैंसिल कर दिया। 9/2 का मतलब 4.5 और वही 10 टू द पावर -8 वोल्ट ही बचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना कल मैंने पढ़ाया था। b इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उसमें पहली कंडीशन आज एक्सल की बात की है। थीटा मैंने 0 पुट कर दिया, के पी अपॉन आर स्क्वायर, पी की जगह q इंटू 2a पुट किया, सारी वैल्यू जमाई, आंसर आ गया। इक्वेटोरियल में थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दी। और तीसरी जनरल कंडीशन है बच्चों 60 डिग्री पर। ठीक है, चलो आप जल्दी से इसको नोट कर लो। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3.6 है, नोट करो। समझ में आ रहा है ना? जल्दी करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम। साफ कर दो इसको। स्क्रीन पॉज करके आराम से लिख लेना भाई। देखिए नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इंपॉर्टेंट है, मेन हेडिंग है, इंपॉर्टेंट डाल लेना भाई ना। इक्यू पोटेंशियल सरफेस। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हेडिंग का नाम क्या है बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना? देखो दोबारा, देखो। अब जैसा कि हेडिंग से समझ में आ रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होगा? एक ऐसा सरफेस, कोई हम सरफेस की बात करें जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। शब्द का मतलब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए सरफेस एट वेयर पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। उस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स, आपने ये सरफेस ले लिया, अब आप इसको इक्विपोटेंशियल कब कहोगे? कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट पॉसिबल हैं कहीं भी, उन सब पर, जैसे मान लो ये पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट मान लो कोई बी है, और ए का वोल्टेज और बी का वोल्टेज अगर बराबर आ जाए तो आप इस सरफेस को क्या नाम दोगे बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन क्या होगी? ए सरफेस एट वेयर पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट।
जितने भी उसके ऊपर पॉइंट पॉसिबल हैं, उन सभी पॉइंटों पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो आप उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम दे सकते हो। क्लियर है यहां तक? अलग अलग कंडीशन में इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग होगा। सोचो, जैसे मैं बात करूं बच्चों फॉर पॉइंट चार्ज, हमारे पास जो चार्ज है, सपोज वो पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? देखिए ध्यान से, ये चार्ज है बच्चों, कोई भी आप मान लो, प्लस क्यू मान लो, चलो कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगी? इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइनें होती हैं बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होती हैं? आउटवर्ड, बाहर निकलती हुई। क्लियर है यहां तक? ये पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड लाइनें कैसी हैं इसमें? आउटवर्ड। ठीक है ना? अब सोचो कि चार्ज तो सबके लिए फिक्स है, हर डायरेक्शन के लिए। डिस्टेंस आप कोई फिक्स कर लो, आर। तो ये पॉइंट जैसे आर डिस्टेंस पर है, मैंने के स्पेयर बना दिया। ये 3D में भी होगा, सर्कल मत कहना, स्पेयर। क्या कहोगे आप इसको? स्पेयर। तो सोचो कि कोई जो स्पेयर है, स्पेयर के सेंटर पर अगर मैं चार्ज रख दूं तो स्पेयर की सरफेस का हर एक पॉइंट उस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर आओगा। और वोल्टेज का फॉर्मूला है V = K/R। K ऑलरेडी कांस्टेंट है, चार्ज हर पॉइंट के लिए एक ही है और डिस्टेंस आपने बराबर कर दी, तो वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस रहा होगा। याद रहे, अगर पॉइंट चार्ज है ना बच्चों, तो जो स्पेयर होगा, ऐसे स्पेयर जिनका सेंटर एक जगह हो, तो वो होंगे क्या हमारे लिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इससे बड़ा स्पेयर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी स्पेयर हो सकता है। ये सब हमारे लिए कैसा काम करेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस का। पर कब? जब पॉइंट चार्ज हो। लीनियर चार्ज हो तो क्या होगा? अगर चार्ज आपके पास में कैसा होगा बच्चों? लीनियर, तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? देखो ध्यान से, ये आपका कोई लीनियर चार्ज है ना। अब सिलेंड्रिकल, आपको लीनियर में याद होगा शायद, जब मैंने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़ाए थे, तो जब चार्ज लीनियर हुआ करता था तो गॉसियस सरफेस, मैंने गॉसियस सरफेस ही मान लो अब एक तरीके से, ये लीनियर चार्ज है इसके ऊपर ना। तो इसके लिए आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, वो होगा बच्चों सिलेंड्रिकल। पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल होगा, लीनियर चार्ज है तो सिलेंड्रिकल होगा। और एक बात, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ऐसा, तो इसमें बच्चों गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो ये होंगी बच्चों फील्ड के परपेंडिकुलर कुछ प्लेट ऐसी, इस टाइप से। कुछ बात समझ में आ रही है? एक बार आप यहां तक नोट करें, आगे अपन फिर देखेंगे। तो आप हेडिंग लिखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लिखो बच्चों, क्या लिखना पता है ना, कि एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। तो लिखो ए सरफेस एट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट। ए सरफेस लिख लें आप आराम से, ए सरफेस एट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट
ए सरफेस एट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। A surface at where electric potential is same at each point is known या is called equipotential surface। equipotential surface लिख लिया सबने। नेक्स्ट लाइन में एरो लगाइए, नेक्स्ट लाइन में एरो लगा के आप लिखिए भाई 4 पॉइंट चार्ज। नई लाइन में एरो लगाओ और उसमें लिखो 4 पॉइंट चार्ज। 4 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्फेरिकल। 4 पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्फेरिकल। ठीक है, और ये डायग्राम बनाओ, ये वाला स्फेयर वाला। अगर पॉइंट चार्ज है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना वो स्फेरिकल होगा। ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो जो पॉइंट चार्ज होगा उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। ये डायग्राम बना लिया होगा आपने, स्क्रीन पॉज करके बना लो। नेक्स्ट लाइन में फिर डायग्राम बनाओ। चलो, डायग्राम बनाने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में एरो लगाइए और उसमें लिखिए अगर लीनियर हुआ आपका चार्ज तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होगा, है ना। तो लिखिए इसको फॉर लीनियर चार्ज, फॉर लीनियर चार्ज, फॉर लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल। फॉर लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल। पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल होगा, लीनियर चार्ज है तो सिलेंड्रिकल होगा। वो सिलेंडर वाला डायग्राम बना लो, सिलेंडर वाला डायग्राम बना लो। चलो बना लिए सबने। आगे नेक्स्ट लाइन में एरो लगाओ। फिर क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? एक तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्या कहती है कि ये सरफेस एट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट। जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो उस सरफेस को नाम दिया जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा, लीनियर चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में एरो लगा के आप लिखिए इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जैसे डायग्राम में है, if given electric field is as shown in figure, if given electric field is as shown in figure, then equipotential surface will be, then equipotential surface will be परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ फील्ड। फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेट होंगी ना, विल बी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ फील्ड। क्लियर होगा, समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ध्यान से। नेक्स्ट
जो आप हेडिंग डालने वाले हो वो आप लिखिए बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। सुनो ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी आप ऐसे समझिए कि ये सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल है। ध्यान से देखना बच्चों, ये सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल है। अब सुनो ध्यान से, इस पॉइंट पर कोई, इस सरफेस पर एक पॉइंट तो है ए और यहां का ही पॉइंट मान लो आप बी, क्लियर। और आप मान लीजिए किसी चार्ज को पॉइंट ए से बी लेके जा रहे हो। आप कोई चार्ज है आपके पास में Q, उस चार्ज Q को ए से बी लेके जा रहे हो और मैं देखना चाहता हूं कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना है। वर्क डन टू मूव ए चार्ज एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मैं किसी चार्ज को मूव करवाना चाह रहा हूं, उसमें कितना वर्क डन है। तो बच्चों एक पोटेंशियल डिफरेंस नाम की एक टर्म आई थी, VA माइनस VV इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां से जो वर्क डन आएगा वो आएगा Q VA माइनस VV, सही है ना। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों तो VA और VV इक्वल होंगे, ए का वोल्टेज और बी का वोल्टेज इक्वल होगा, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, 0। तो W इक्वल टू Q इंटू 0 कितना आएगा, 0। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज एट ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है बच्चों वो कितना आने वाला है, 0 आएगा। वर्क डन कितना आएगा, 0। नोट करो, आप हेडिंग लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर 1 लिखो, लिखो वर्क डन। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला पॉइंट लिखिए, वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव a charge from one point to another point, work done to move a charge from one point to another point at equipotential surface will be 0. Work done to move charge from one point to another point at equipotential surface will be 0. पहली प्रॉपर्टी है ये कि चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है वो 0 होगा, उसमें कोई वर्क नहीं होगा बच्चों। वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी आप याद रखें कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं एक्चुअल में एक कंडक्टर होते हैं बच्चों। आपने पढ़ा भी तो था कि जो स्फेरिकल सेल आया था उसमें हर जगह पोटेंशियल सरफेस के बराबर था, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल है। तो कोई भी जो कंडक्टर है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। हर कंडक्टर अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, याद रखें, है ना। अब सुनो ध्यान से कि जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर होता है बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ये पॉइंट भी आप लिखें। पॉइंट नंबर सेकंड लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि जो क्या बताया आपको मैंने अभी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए आप, थर्ड प्रॉपर्टी, कि अगर हम बात करें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की, दो सरफेस लें जो इक्विपोटेंशियल है, तो बच्चों ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लें और उनको इंटरसेक्ट कराएं आपस में, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि जहां अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो वहां दो पोटेंशियल बन जाएंगे, जो एक जगह पर दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। रिजल्टेंट तो एक ही रहेगा। तो आप इसको लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस not intersect to each other, equipotential surface not intersect to each other, आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं, intersect to each other। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और देख लो चलो, कि जो कंडक्टर होते हैं बच्चों, जितने भी कंडक्टर हैं वो सब कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल। तो लिख दो, ऑल कंडक्टर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑल कंडक्टर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर बच्चों। आज की इस वीडियो में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में ही पढ़ा है, बाकी अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, लिख लो इसको। धन्यवाद।